हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में। और आज मैं आप सभी के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो विज्ञप्ति अभी निकाली गई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, उसको लेकर के आपके साथ मैं इसको कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। छोटे छोटे पॉइंट जो है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो छोटे छोटे, उनको मैं डिस्कशन करूंगा। साथ ही मैं इसमें एक दो लेक्चर और बनाऊंगा इसी की सीरीज में, क्योंकि हम इसको बढ़िया करके हम टारगेट करने वाले हैं। और इसको जब हम टारगेट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या बुक लिस्ट रहने वाली है, इन सभी पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप देखिए टारगेट करते हैं किसी चीज को, तो फिर आपका ये तरीका होना चाहिए। सबसे पहले आप उसके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जो ये विज्ञप्ति आपके सामने आई है, तो आप उसमें जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको आगे तक ले जा सकते हैं, उनको आप अगर मिस कर देंगे, आपके समझने में इसको गलती हो जाएगी। कहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपकी क्या एज लिमिट रहने वाली है, सिलेबस क्या है, कैसे करके एग्जाम होने वाला है, अगर ये सारी बातें आपके क्लियर हैं, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो फिर आप उसके सिलेबस पाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पाएंगे। इन सभी को मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और फिर इससे भी इंपॉर्टेंट होता है आप किन बुक लिस्ट का, जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, मानक पुस्तकें हैं, उनका आप कैसे करके चुनाव करेंगे। कौन सी बुक लिस्ट है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है राजस्थान लोक सेवा आयोग के पर्सपेक्टिव से, अगर आप ध्यान दें तो इन सभी पर मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है, आप सभी जानते हैं राजस्थान आरपीएससी की जो वैकेंसी है। ठीक है, और आप में से कौन कौन है जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाली और वीडियोस में। अभी तो मैं इसमें पूरे नोटिफिकेशन को आपको क्या क्या ध्यान देना है इसमें वो बताऊंगा। और इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको बताने के बाद आप इसको, इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पीवाईक्यूज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इसका अगर सिलेबस आपको चाहिए, सिलेबस जो 2014 में हुई थी भर्ती, ये परीक्षा है, उस समय का है। अभी अभी इनका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है कि ये सिलेबस वही रहने वाला है। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, 2 नवंबर 2020 को ये विज्ञप्ति आई थी। सहायक आचार्य, इस परीक्षा को यहाँ पर नाम दिया गया सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर अलग अलग जो आपके विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनमें आपके वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो 918 918 वैकेंसीज आपकी आई हैं। ये टोटल है ओवरऑल। इसमें अलग अलग कैटेगरी में, जैसे एससी एसटी ओबीसी, प्लस अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीट्स इसमें निकल करके आई हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आप बॉटनी में देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है बॉटनी में, ये टोटल नंबर ऑफ सीट है। ठीक है, बाकी इनका क्लासिफिकेशन इस तरफ से किया गया है। टोटल है 33। फिर जनरल में आप देख सकते हैं, फिर एस सी एस टी ओबीसी, उसमें महिला सामान्य और जो एस सी एस टी ओबीसी, वो सब अलग है। यहाँ पर पूरा आप उसको देख सकते हैं। केमिस्ट्री में 40 है, मैथ्स में 34 है, फिजिक्स में आपके 35 है, जूलॉजी में आपके 30 है, एबीएसटी में आपके 82 है। कॉमर्स वाले बहुत बड़ी बेहतरीन सीट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 127 सीट है। देखो, ई ए एफ एम में आपका 56 सीट है। टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में आपका केवल एक सीट है। जियोलॉजी में आपके 8 सीटें हैं। लॉ में आपके 8 सीटें हैं। ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपके 10 सीट, इकोनॉमिक्स में आपके 47 सीट हैं, इंग्लिश में 55 सीटें हैं। ज्योग्राफी में देखो 48 सीट निकल करके आपके सामने आई है, जिसमें से जर्नल की जो सीट है वो है 14। ठीक है, यानी कि 14 सीट हैं। अब देखिए बाहर के जो स्टेट्स हैं, क्या वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, इन सभी बातों पर अगर वो अप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए अगर वो अदर कैटेगरी में है, अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं है, तो क्या इनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। हिंदी में आप देखिए, बाकी आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं अपना क्लासिफिकेशन। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जैसा मैंने आपको बताया, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाला, तो सबसे पहली चीज देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का आपको फायदा मिलने वाला है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी अभ्यर्थी, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो जिस वर्ग में है, सी एस टी या ओबीसी, जिस वर्ग का होगा, उसको उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। यानी कि उसको उसी वर्ग का जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर ज्यादा आगे तक कर जाते हैं, ज्यादा आपके अच्छा परफॉर्म आप करते हैं, तो आप दूसरी कैटेगरी का जो सीट है उसको ले पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये है 7th नंबर का पॉइंट है। बाकी आप देख सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय होगा। यानी कि एस टी ओबीसी
और इसके बाद जो आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, भूतपूर्व सैनिक हैं जो पहले सेना में रह चुके हैं, उन सभी को जो लाभ मिलेगा रिजर्वेशन का वो केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखनी। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी महिला है जिनका मूल निवास स्थान पहले कोई अदर स्टेट था, मान लीजिए वो मध्य प्रदेश रहा हो या फिर कोई भी दूसरा, उत्तराखंड है ना, उत्तर प्रदेश, कोई सा भी स्टेट रहा हो अदर, राजस्थान से अदर, तो क्या उन अब वो शादी करके आ चुकी हैं राजस्थान में और वो वहां की मूल निवासी कहलाई जा सकती हैं, अब कहलाई जाती हैं, तो क्या उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। उनको क्या करना होगा, जो जनरल कैटेगरी में है उसमें ही फाइट करनी होगी, जैसा कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। ये जयपुर का जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर ये केस हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है के अनुसार राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य के मूल निवासी बन जाती हैं, तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखो जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आपकी क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझाया गया है। इसमें एक देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाला है, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा सा पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, जिसका ये लिखा हुआ है यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है और इसको हम जानेंगे, और क्या केवल मास्टर्स में 55% आपको चाहिए, क्या आपको छूट मिलेगी, इन सब के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज, आपको 55% का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, इसको ध्यान से समझना। 55% का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, मास्टर्स में तो आपके 55% होने ही चाहिए, प्लस उसमें रिजर्वेशन जो राजस्थान स्टेट के हैं उनको मिलेगा, जो मूल निवासी राजस्थान स्टेट के, जो SC ST OBC और EWS है ना, उसमें उनको यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को पहले हम समझते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की यहाँ पर इन्होंने देखो अच्छे से परिभाषा दी हुई है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि आपके 10th प्लस आपके 12th प्लस आपके BA, ठीक है, इन तीनों के अगर आप मार्क्स को जोड़ेंगे, मार्क्स को या फिर आपकी जो परसेंटेज हैं उन परसेंटेज को अगर आप जोड़ेंगे, जोड़ देने के बाद देखो 10th में मान लीजिए आपके कुछ प्रतिशत आए, 47% आए, 12th में आपके 66% आए, BA में आपके 61% आए, तो इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, 47%, 66% और आपके 61%, और 3 से डिवाइड कर दो, ये इसका एवरेज हो गया ना। तो वही जो एग्रीगेट किया है हमने तीनों को, इनका एवरेज आपको निकालना है। अगर आपके तीनों के प्रतिशत जोड़ करके 55% आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके 54%, 54.99% भी आते हैं तो आपके लिए, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इतना ध्यान में रखना। प्लस ये तो रही गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, प्लस एक और चीज ध्यान देने वाली है कि आपके BA में, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। तीनों को जोड़ करके 55% आए और अलग से BA में आपके 50% अंक होना बहुत जरूरी है। उन 50.99% भी आपके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। प्लस आपके जो ग्रेजुएशन है, तो सॉरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने आपको जैसा कि यहाँ पर बताया कि आपके 55% होने चाहिए। छूट किनको मिलेगी वो अभी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ना, जो SC ST OBC हैं जो राजस्थान के हैं उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। आई होप कि आपको ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो भाषा है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, इनका 55% प्लस BA में अलग से 50%। अब आपको देखो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपके 10th में 47% थे या फिर 45% थे, तीनों को जोड़ करके आपके 55% आ जाए और BA में अलग से 50% हो तो आपका काम बन जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस आपके मास्टर्स में, PG में आपके 55% होने चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए इसमें, और आप कैसे एलिजिबल हैं, तो आपने UGC नेट क्वालिफाई किया हो, UGC नेट या CSIR नेट, ठीक है, और या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्लेट, इस तरह का अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो इसमें एक ट्विस्ट है वो आपको भी मैं नीचे बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 2009 से पहले PhD की हुई है, आपको PhD अवार्ड हो गई है 2009 से पहले, जैसे कि मैंने आपको PhD के रेगुलेशन वाले वीडियो में बताया था, आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में हमारे जाकर के देख सकते हैं, पूरा मैंने उसमें समझाया हुआ है कि अगर जिन व्यक्ति ने, ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2009 से पहले जिनको PhD अवार्ड हो चुकी है, तो उनके लिए नेट, सेट, स्लेट, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन सब में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में छूट होती है। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में उनको ट्रीट किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना।
और ऐसे व्यक्तियों के लिए नेट सेट स्लेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन उसमें ये 4-5 पॉइंट है जिनको ध्यान देने चाहिए। क्या? जिनका 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, जिनको अवार्ड हो चुकी है, उनका जो पीएचडी है वो क्या होनी चाहिए? वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, पार्ट टाइम पीएचडी नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मैंने पहले भी बताया था आपको उस वीडियो में, आप उसको डिटेल में जाकर के समझ सकते हैं। एपीआई स्कोर कैसे करके बनता है, कैसे करके आपको पीएचडी का जो एक छूट उसमें मिली हुई है। तो आपकी रेगुलर पीएचडी होनी चाहिए, पार्ट टाइम पीएचडी नहीं होनी चाहिए। और आपका जो पीएचडी है कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों ने शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी का मौखिक परीक्षा आयोजित की गई होनी चाहिए। ठीक है, पीएचडी शोध कार्य में तो कम से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित किए गए, ये तो नॉर्मल सी बात है, और जिसमें से एक कम से कम किसी एक संदर्भित रेफरेड पत्रिका यानी कि जो जर्नल है उसमें प्रकाशित होना चाहिए। पीएचडी में, पीएचडी कार्य, शोध कार्य में 2 पेपर संगोष्ठी सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हुए होने चाहिए। ठीक है, और ये पूरा यहाँ पर क्या है, प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए कुलपति, संकाय या फिर संकाय अध्यक्ष, इनके द्वारा, किसी एक के द्वारा ये क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, तो ये है जिनको, ये पूरी कंडीशंस हैं जिनके बाद ही आपको पीएचडी में, पीएचडी अगर आपने की है 2009 से पहले, तो आपको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, और ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मैंने आपको बताया भी कि कैसे कैसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो स्लेट किए हुए हैं और सेट किए हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, विशेष नोट, तो उसको ध्यान देना। उससे पहले ये वाला विशेष नोट को हम पढ़ते हैं। उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में, ये जो आपका शैक्षणिक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर है, तथा अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, एवं निशक्त जन यानी कि जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है, वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट दे होगी। उक्त 5% अंकों की छूट औसत 55% अंकों में दे है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यानी कि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी, और ये जो आपके फिजिकली चैलेंज पर्सन है, उनको इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 55% से 50% में उनको छूट दी जा रही है। कि 55 था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टोटल तीनों को जोड़ करके आपका 10th 12th और बीए में आपका जोड़ करके कितना होना चाहिए, 55 है ना, लेकिन उनको यहाँ पर छूट देकर के 55 से 50% उनको दी गई है। सीनियर सेकेंडरी में इसमें 5% की उनको छूट दी गई है, ना कि ग्रेजुएशन में आपके 45 नहीं 50% ही होने चाहिए, और जो आपका मास्टर्स है उसमें भी आपके 50% ही होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय परीक्षा, पात्रता परीक्षा स्लेट और सेट उत्तीर्ण मान्य है। ठीक है, मान्य है ये, लेकिन अगर 1 जून 2002 से पहले किसी भी प्रदेश जो अदर स्टेट के हैं, उन्होंने स्लेट और सेट उत्तीर्ण किया हुआ है, पास किया हुआ है, अदर स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पर अगर राजस्थान के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी अदर स्टेट के हैं तो उन्होंने अगर 2002, 1 जून 2002 से पहले कर लिया है तो वो मान्य होगा। अगर उसके बाद क्या है, 1 जून 2002 के बाद अगर उसको आपने क्वालिफाई किया है स्लेट और सेट अदर स्टेट का, तो वो मान्य नहीं होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपयुक्त अर्हता में निम्नानुसार छूट दे होगी। यानी कि किन किन कैटेगरीज में छूट मिलेगी, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो वही सारी बात है जो राजस्थान स्टेट के हैं, अनुसूचित जाति, एससी एसटी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर निशक्त जन, मतलब जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है, इनके अभ्यर्थियों को पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दे होगी। दिनांक, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और लिख रहा है ये कि 1991 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स, जिन्होंने 1991 से पहले मास्टर्स कर लिया है, इन अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर में 5% की छूट देकर 55 से 50% इन्होंने उसको 5% की छूट दे दी है। ठीक है, यानी कि अगर जिन्होंने 1991 से पहले मास्टर्स कर लिया है और पीएचडी कर ली है, तो उनका मास्टर्स में यहाँ पर 55 बोला था ना, तो उनको 55 से 50% अगर उनका है मास्टर्स में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, ठीक है, क्या वो इसके लिए एलिजिबल है, तो वो इस पॉइंट से आपका क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर लिखा है उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता में अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में आने वाले हैं तो व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन किंतु उसे आयोग द्वारा साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अगर भी फाइनल में है या फिर फाइनल ईयर में आने वाले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जिस दिन से इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको आपका मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं। जिस दिन से देखो साक्षात्कार का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, इंटरव्यू का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, वो अगले साल होगा। लगभग नवंबर में जाकर के इसके इंटरव्यू होंगे, जून जुलाई में जाकर के एग्जाम होंगे। तब तक आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं और नवंबर में, दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में आकर के इसके इंटरव्यू होंगे, तो तब तक तो आपका अगर होने वाला हो तो आप इसको आप कर सकते हैं, इसमें तैयारी कीजिए आप बेहतर तरीके से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ग्रेड पे आप देख सकते हैं 15,600 से लेके 39,100 ग्रेड पे है इसका। ये सैलरी नहीं है, ग्रेड पे है। ग्रेड पे की क्या शीट होती है वो मैं आपको, आप चाहे तो आप दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, आयु सीमा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है। अगर आपके 1 जुलाई 2020 को कितना होना चाहिए आपकी आयु, 21 वर्ष या फिर 40 वर्ष से, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। इसमें कुछ प्रावधान है कि किन किन को आयु में छूट मिलेगी, तो किन किन को आयु में छूट मिलेगी, तो यहाँ पर 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान देने वाली है, बाकी आप पढ़ लेंगे उसको तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो राजस्थान राज्य के, केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, एसटी, ओबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, यानी कि 40 से उनको 45 साल, अगर उनकी 45 ईयर भी उनकी एज है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, अगर वो राजस्थान स्टेट के इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिला जो जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, और वो राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से या फिर, ठीक है, या तो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग की महिला है और राजस्थान राज्य के ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी 5 साल की एज में छूट दी गई है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, राजस्थान राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी और जो अति पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, इनकी महिला वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है राजस्थान की ही, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, और मोर बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई है, जो फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, इसके अलावा जो विधवा एवं विच्छिन्न विच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्ता महिला है, ठीक है, यानी कि जो विडो है, विधवा है, और जो डिवोर्सी वुमेन है, उनको यहाँ पर क्या है, इनकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखो जो डिवोर्सी है, जो डिवोर्सी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है कि उनको क्या करना होगा, अपना जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो आयोग के सामने उनको क्या करना होगा, उसको उस प्रूफ को आपको देना होगा, तो आपको यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं होगी, चाहे आपकी कोई भी एज हो। तो ये आपका पूरा यहाँ पर ये 4 पॉइंट है जिनको मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जो अदर स्टेट है उनको किसमें करना होगा, जर्नल में ही फाइट करना होगा, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जितना भी आप कर सकते हैं उतना अपना जी जान लगाओ, सीट को मत देखो कभी भी, जितने पद हैं वो सबके लिए हैं। ठीक है, आपके अकेले के लिए वो कम नहीं है, अगर है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। आप अपनी जी जान से मेहनत करो, अगर आपने मेहनत अपनी दृढ़ निश्चितता से और सच्चे मन से करी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के करी है, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। अब देखो चयन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगा, तो चयन की प्रक्रिया होगी उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से, यानी कि इसमें एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और एक इसमें इंटरव्यू होगा। अभी देखो परीक्षा का स्थान और माह क्या होगा, तो ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा की जो योजना है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन, शुरुआत में ऐसा हुआ था, देखो जो अभी 2014 में जो हुई है भर्ती परीक्षा, तो उसमें जो पेपर 3 था वो आई थिंक ऑनलाइन हुआ था, बाकी वो ऑफलाइन हुए थे पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2, इसमें 3 पेपर होते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा, सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। जो पुराना वाला है वो मेरे पास रखा हुआ है, जाहिर सी इसमें कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ, अदरवाइज जो नया आ जाएगा वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में करके बता सकेंगे। और आवेदन की जो अवधि है वो देखो 9
9 नवंबर 2020 से लेकर के 8 दिसंबर 2020 12 बजे तक ये चलेगी, तो आप 9 तारीख से इसमें आवेदन कर पाएंगे 8 दिसंबर तक। ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा का शुल्क देखो कितना आपको चार्ज लगेगा इसमें। तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो जनरल है और ईडब्ल्यूएस है, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अंदर आते हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, तो इनको 350 रुपया लगेगा। ठीक है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, तो इनको 250 रुपया लगेगा। समस्त निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, ऐसे आवेदकों को, जो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के बारे में बात हो रही है, तो उनको 150 रुपया ही लगेगा। ठीक है। और बाकी जो बाहर के हैं, ठीक है, राजस्थान से भिन्न अन्य राज्य हैं, तो उनको 350 रुपया में ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसका शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो जो वैकेंसी है, इसमें किस तरीके का जो नंबर है उनका कैसे क्लासिफिकेशन रहने वाला है। तो जो रिटर्न टेस्ट रहेगा आपका, तो सब्जेक्ट वाइज देखो इसमें 3 पेपर होने वाले, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के दोनों पेपर होंगे, और दोनों में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और इनका 75% मार्क्स है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन का 0.5 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि आधा नंबर मिलेगा। ठीक है। 75-75 इनका मार्क्स है। 3-3 घंटे के पेपर होंगे। पेपर ये सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका होगा। और जो पेपर 3 आता है, ये पेपर होगा राजस्थान की जनरल स्टडीज का, ये पेपर है। अब देखो राजस्थान की जनरल स्टडीज में क्या आ सकता है, ये जो पेपर है थर्ड पेपर, यही गेम चेंजर पेपर है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट का हर कोई प्रिपेयर करता है बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन पेपर 3 को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसमें इसके 50 नंबर हैं और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होगा। शुरुआत में सबसे पहले आपका यही वाला पेपर होने वाला है। ठीक है। बाद में फिर आपके ये वाले पेपर होंगे। तो देखो शुरुआत में इसलिए होगा क्योंकि देखो राजस्थान की जनरल स्टडीज का है, जिसमें ज्योग्राफी आती है वहाँ की, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आएगा, हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमी आएगी, राजस्थान की इकोनॉमी, ठीक है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो ये सारी चीजें वहाँ आती हैं। तो ये क्या करेंगे, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और करना भी चाहिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आप पेपर 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर वो आप बैक फुट में चले जाएंगे। ठीक है। और फिर ये जो टोटल हो जाएगा, टोटल होगा आपका 200 नंबर का, लेकिन टोटल अगर आप और ऐड करेंगे तो इंटरव्यू को भी मिला करके 24 मार्क्स आपको मिलेंगे इंटरव्यू के। इंटरव्यू के देखो 24 मार्क्स हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर लिया तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन तय है, क्योंकि इंटरव्यू के 24 मार्क्स हैं। अगर आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो यहीं से रिलेटेड चीजें आपकी यहाँ पर भी आएंगी, तो आपकी जो सफलता है वो यहाँ पर तय है। सिलेबस जो है, सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहें तो आप इसमें कैसे करके तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, बुक लिस्ट के बारे में वो सारी डिटेल में आपको बता दूंगा। तो ये रही इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको जो बुक लिस्ट है और साथ ही साथ पेपर 3 की आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट का तो सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, पेपर 3 की कैसे करनी है तैयारी, और क्या बुक लिस्ट रहने वाली है पेपर 3 की, और कैसे पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी, पीवाईक्यूज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, सिलेबस कैसे मिलेगा, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।